औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे बताइएगा आवाज़ और स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर वाइट बोर्ड और मेरी आवाज़ आपको क्लियर है? डन। तो आप लोगों को एक प्यारा सा टेस्ट मिला और जिसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। कैश के सब्सटेंटिव थे, बैंक के सब्सटेंटिव थे। एक एरिया मैंने मजीद उसमें ऐड किया था रिसीवेबल का। मैंने कहा चले आप इसके ऊपर ज़रा खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी मैं टेस्ट को तो डिस्कस नहीं कर रहा, बट आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि टेस्ट में था क्या क्या। फिर एक IS 16 का अच्छा सवाल था जिसके अंदर कुछ फिगर्स वगैरह थी, तो वो थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल था। और उसके बाद एक और सवाल इंटेंजिबल का था जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो अल्टीमेट टारगेट ये था इस टेस्ट का कि आपके सब्सटेंटिव के ऊपर लिखने की ग्रिप को डेवलप करवाया जाए। If you have any questions regarding property, plant, equipment, intangible, cash, bank, जो जो एरियाज हम लोगों ने किए हैं, कोई सवाल अगर आपका है उन एरियाज के ऊपर तो पहले वो कर लें। मैं स्पॉइल नहीं कर रहा, आपको जस्ट बता रहा हूँ। स्पॉइल नहीं कर रहा, जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि सीधा सीधा सा टेस्ट है ना, कोई उसमें मुश्किल बात है नहीं। आई कैप भी सब्सटेंटिव को सीधा ही पूछता है, ये बता दें, ये बता दें, ये बता दें और ये बता दें, तो उसमें स्पॉइलर नहीं है। अगर जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कैश, बैंक, PPE, इंटेंजिबल्स, कुछ भी, कोई मसला, कोई परेशानी, अदरवाइज फिर हम लोग इन्वेंट्री का एरिया स्टार्ट करें। ले फिर शुरू करें इन्वेंट्री। डन। इन्वेंट्री मुझे बताइए अकाउंट बैलेंस है या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन? इन्वेंट्री अकाउंट बैलेंस है या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन? इन्वेंट्री इज एन अकाउंट बैलेंस। और जब अकाउंट बैलेंस होती है तो हमें पता है कि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पे कंप्लीटनेस आ जाएगा, यहाँ पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आ जाएगा, यहाँ पे एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन आ जाएगा, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन आ जाएगा। अच्छा जी, मुझे इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी है। इन्वेंट्री मेरा एक करंट एसेट होता है, तो इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी है। क्या करूं, कैसे करूं, बताइए। एग्जिस्टेंस चेक करनी है तो सबसे पहले मैं उसको फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकता हूँ। जाके उसको फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ ये इन्वेंट्री मौजूद है, ये इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है। इसको मैं हाथ लगा के टच कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ कि भाई दिस इज प्रेजेंट, दिस इन्वेंट्री इज प्रेजेंट। इन्वेंट्री की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक
स्पेसिफिक जार्गन आ जाता है स्टॉक काउंट का। जब हम लोग इन्वेंट्री की बात करते हैं ना, तो इन्वेंट्री के केस में उसका एक अपना भी जार्गन है। इसे हम कहते हैं इन्वेंट्री काउंटिंग या स्टॉक काउंटिंग। और इस स्टॉक काउंटिंग का अपना भी एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है ISA 501। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने सिर्फ इन्वेंट्री काउंटिंग के ऊपर एक स्पेसिफिक हमें स्टैंडर्ड दे दिया है 501। इसमें क्या है, क्या बातें अभी हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो एग्जिस्टेंस इज कि मैं जाऊं और जाके इन्वेंट्री को देख लूं कि वो मौजूद भी है या नहीं। क्या मुझे इसके साथ कुछ और भी चीज वेरीफाई करनी होती है एग्जिस्टेंस के अंदर? उसका यूज। क्या जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, क्या जो इन्वेंट्री इस वक्त मौजूद है, वो यूजेबल कंडीशन में है? जो इन्वेंट्री इस वक्त इनके पास मौजूद पड़ी है, क्या वो यूजेबल कंडीशन में है भी या नहीं? मुझे वो चीज भी चेक कर लेनी है। फिर कंप्लीटनेस कैसे वेरीफाई करूं? कंप्लीटनेस को कैसे वेरीफाई करूं? हाउ विल आई वेरीफाई कंप्लीटनेस? कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने के लिए मैं सबसे पहले मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप हमें डाटा दें कि कितनी इन्वेंट्री आपकी पड़ी हुई है, कितनी इन्वेंट्री आपकी पड़ी हुई है। हमें रजिस्टर से देख के बताएं। वो हमें एक लिस्ट बना के देंगे। वो हमें एक लिस्ट बना के देंगे कि आइटम ए के 50 यूनिट पड़े हुए हैं, आइटम बी के 60 यूनिट पड़े हुए हैं और आइटम सी के 100 यूनिट पड़े हुए हैं। आइटम ए के 50 पड़े हुए हैं, आइटम बी के 60 पड़े हुए हैं, आइटम सी के 100 यूनिट पड़े हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब ये बात आपने ध्यान से सुननी है। इस बात को मैं फर्दर रिलेट करने लगा हूं। उन्होंने मुझे ये लिस्ट बना के दी। ये लिस्ट मैंने उनसे ली और मैं चला गया वेयर हाउस में। मैं चला गया वेयर हाउस में। जब मैं वेयर हाउस में पहुंचता हूं तो मेरे हाथ में, ये अगर ऑडिटर है, इसके हाथ में है वो कागज। कागज कौन सा? ये लिस्ट। और वेयर हाउस के अंदर जब ये दाखिल होगा तो हर तरफ इन्वेंट्री पड़ी होगी, डिफरेंट शेल्फ्स बनी होंगी और हर शेल्फ के ऊपर कोई ना कोई माल वगैरह पड़ा होगा। कुछ माल जमीन पे भी पड़ा हो सकता है। अच्छा, अब जरा मुझे ये आप लोगों ने बताना है, अगर मैं अगर मैं ये देखूं कि लिस्ट के अंदर आइटम ए लिखी हुई है, लिस्ट के अंदर आइटम ए लिखी हुई है और मुझे वेयर हाउस के अंदर आइटम ए अलग से पड़ी नजर आ रही है। आइटम ए को मैंने हाथ लगा के टेस्ट किया है। आइटम ए लिस्ट में भी है, आइटम ए वेयर हाउस में भी पड़ी हुई है। तो मुझे बताइए, मैंने एग्जिस्टेंस वेरीफाई किया है या मैंने कंप्लीटनेस वेरीफाई किया? मैंने एग्जिस्टेंस को वेरीफाई किया या मैंने कंप्लीटनेस को वेरीफाई किया?
सोच के जवाब देना है। मैंने देखा लिस्ट के अंदर आइटम ए लिखा हुआ था, मैंने कहा ओके, मैंने आइटम ए को आंखों से देख लिया कि आइटम ए मौजूद है, मैंने यहाँ पे एग्जिस्टेंस वेरीफाई किया। तो मुझे बताइए मेरी मूवमेंट लिस्ट टू फ्लोर हुई है या फ्लोर टू लिस्ट हुई है? मेरी ये वाली मूवमेंट लिस्ट से फ्लोर पे गई थी या फ्लोर से लिस्ट पे आई थी? मैंने सबसे पहले क्या देखा था, लिस्ट या फ्लोर? फ्लोर से मुराद है कि इनके जो खाने शाने बने हुए हैं, जो शेल्फ वगैरह बनी हुई है, जो जमीन के ऊपर सामान पड़ा हुआ है। तो मेरी जो आईज की मूवमेंट है, जो मेरी आईज की मूवमेंट है, वो अगर लिस्ट से फ्लोर की तरफ जा रही है, लिस्ट से फ्लोर की तरफ जा रही है, तो मैं क्या वेरीफाई कर रहा हूं? मैं एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर रहा हूं। मैं क्या वेरीफाई कर रहा हूं? एग्जिस्टेंस। इसके बरक्स मैंने आइटम ए के यूनिट्स काउंट किए, मैंने आइटम ए के यूनिट्स काउंट किए, मैंने आइटम ए पकड़ी और आइटम ए को तसल्ली से बैठा, काउंट किए इसके यूनिट्स, जो भी आंसर आया उस आंसर को मैच किया लिस्ट पे लिखे हुए यूनिट्स के साथ। आप कह सकते हैं कि फिजिकल काउंट करके मैंने उस काउंटिंग को रिकंसाइल किया वो डाटा से जो कि मुझे मैनेजमेंट ने दिया है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि ए के 50 यूनिट्स है। तो अब मुझे बताइए ये एग्जिस्टेंस है या कंप्लीटनेस है? ये एग्जिस्टेंस है या ये कंप्लीटनेस है? दिस इज कंप्लीटनेस, दिस इज कंप्लीटनेस। चलो ये बताइए अब मेरी मूवमेंट लिस्ट टू फ्लोर हुई है या फ्लोर टू लिस्ट हुई है? ये वाली मूवमेंट फ्लोर टू लिस्ट हुई है, ये वाली मूवमेंट फ्लोर से लिस्ट पे गई है। तो ये जार्गन्स आपने याद रखने हैं, लिस्ट टू फ्लोर, फ्लोर टू लिस्ट। लिस्ट टू फ्लोर भी याद रखना है और फ्लोर टू लिस्ट भी याद रखना है। अब टेक्निकली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली आप जब कंप्लीटनेस को वेरीफाई करते हैं ना, तो एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाती है। जब आप फ्लोर टू लिस्ट आते हैं ना, तो कंप्लीटनेस के साथ साथ एग्जिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाती है। मगर चूंकि आप प्रोसीजर्स लिख रहे हैं तो एक एक स्टेप बयान करना है, तो इसके लिए अलग बताएंगे और इसके लिए अलग बताएंगे। एग्जिस्टेंस के लिए आप बताएंगे कि जनाब हम लोग लिस्ट टू फ्लोर चलते हैं, और कंप्लीटनेस के लिए आप लोग बताएंगे जनाब हम लोग फ्लोर टू लिस्ट चलते हैं। एक और मिसाल से ये बात क्लियर करता हूँ। कॉलेजेस के अंदर जब अटेंडेंस कॉल की जाती है, तो टीचर जब स्टेज पे खड़ा होता है और वो देख रहा होता है कि हाँ बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे मौजूद हैं, दिस इज एग्जिस्टेंस। फिर जब वो हर बच्चे की अटेंडेंस को कॉल करता है, हाँ जी तुम मौजूद हो, तुम मौजूद हो, तुम मौजूद हो, तो उससे क्लास की कंप्लीटनेस वेरीफाई हो रही होती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा आज छुट्टी पे है। तो फ्लोर टू लिस्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी इन्वेंट्री कम है और कौन सी इन्वेंट्री ज्यादा है।
यहाँ तक बात समझ आती? ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई? लिस्ट टू फ्लोर और फ्लो टू लिस्ट हमें समझ आया। अच्छा, मुझे बताइए, कभी बचपन में आपने पढ़ा था कि कभी 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 क्या होता है, एंटिटी अपना स्टॉक बेचती है सेल और रिटर्न बेसिस पे। कभी कभी एंटिटी अपना स्टॉक थर्ड पार्टी वेयर हाउस में भी रखवा देती है, और इसका ऑपोजिट भी होता है। कभी कभी थर्ड पार्टी का स्टॉक हमारे वेयर हाउस में पड़ा होता है। मुझे बताइए, कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने के लिए कौन सा डाटा मैं लूंगा, कौन सा डाटा मैं नहीं लूंगा? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। कंप्लीटनेस को अगर मुझे वेरीफाई करना है तो इन तीन में से क्या डाटा मैं लूंगा और क्या डाटा मैं नहीं लूंगा? अच्छा जी, एक ऑप्शन आ गया ऑल। और कोई अपनी राय देना चाहे इसमें? जी, एनी अदर पर्सन wants to give the answer? कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने के लिए इनमें से क्या चीजें लूंगा? अच्छा, मुझे बताइए, पहले केस में सोच के जवाब देना। पहले केस के अंदर मैंने स्टॉक दिया हुआ है, मैंने स्टॉक दिया हुआ है सेल और रिटर्न बेसिस पे। इसका मतलब ये है कि अगर स्टॉक तुम्हारा नहीं बिकता तो मुझको वापस कर देना। क्या मैंने इस स्टॉक से अपनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस उठा ली हैं? क्या मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड आगे पार्टी को ट्रांसफर कर दिया? इस केस में नो रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर। ट्रांसफर कब होगा? जब वो पार्टी उस प्रोडक्ट को सेल कर देगी। जैसे ही वो सेल करेगी, वो अपना मुनाफा रखेगी और हमें कॉस्ट भेज देगी। बट अगर वो सेल नहीं कर रही है और उनके दुकान के ऊपर मेरा माल पड़ा हुआ है, तो क्या मुझे इसको स्टॉक काउंट में ऐड करना चाहिए? क्या इस पे मेरा राइट और मेरी ऑब्लिगेशन है? अभी तक है। जब तक वो सेल नहीं करती तब तक ये मेरा माल ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि मैंने किस बेस पे बेचा है? सेल और रिटर्न बेसिस पे। अगर मैं ये वर्ड निकाल देता ना, ऑन रिटर्न, तो फिर मेरे एंड से सेल हो जाती। वो चाहे बेचे वो ना बेचे, वो उसकी जिम्मेदारी थी। बट मैंने इसके साथ ये जो और रिटर्न का वर्ड लगा दिया ना, इसका मतलब ये है कि अगर वो नहीं बेचती तो फिर अल्टीमेटली मैं उसको अपने खातों में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अल्टीमेटली फिर ये क्या है कि मेरा माल किसी और की दुकान पे पड़ा है, मेरा माल किसी और की दुकान पे पड़ा है।
तो इसको तो मैं ऐड करूंगा। मेरा स्टॉक है, मेरे वेयर हाउस में जगह कम पड़ गई थी तो मैंने थर्ड पार्टी के वेयर हाउस में रखवा दिया है। क्या इस स्टॉक पे मेरा राइट है या थर्ड पार्टी का राइट आ गया? क्या इस स्टॉक पे मेरा राइट है? मेरा राइट है। तो क्या इसको मैं कंप्लीटनेस में ऐड करूंगा? क्या ये मेरा ही है? इसको भी मैं ऐड करूंगा। अच्छा, इसका रिवर्स, थर्ड पार्टी के वेयर हाउस में जगह कम पड़ गई थी, उन्होंने मेरा वेयर हाउस यूज किया और मेरे पास सामान रखवा दिया। क्या इस सामान पे मेरा राइट है? क्या इस सामान के ऊपर मैं अपना कोई राइट रखता हूँ? नहीं रखता। क्या ये मेरा स्टॉक है? नहीं। तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, ना ऐड करूंगा ना लेस करूंगा। अगर उन्होंने ऐड कर दिया है तो फिर मैं इसको लेस कर दूंगा, बट अदरवाइज टेक्निकली क्या हो रहा है कि मैंने अपनी जगह किराए पे दी हुई है। वो लोग मेरी जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात समझ आ गई? तो कंप्लीटनेस के अंदर मुझे क्या क्या चीजें देखनी है? ये तीन बातें लाजमी देखनी है। हाँ जी, वो स्टॉक जो कि वारंटी पे सेल होता है उसका क्या करना है? देखें, वारंटी, एक तो वारंटी ये होती है कि अगर इस सामान के अंदर कोई डिफॉल्ट आ गया तो हम उसको ठीक कर देंगे, दिस इज वारंटी। या इस सामान के बदले आपको दूसरा सामान दे देंगे, आपको रिप्लेस कर देंगे। एक होती है सर्विस वारंटी, एक होती है रिप्लेसमेंट वारंटी। एक और वारंटी भी होती है जिसमें हम ये कमिट करते हैं कि भाई 5 साल तक इसको कोई नुकसान नहीं आएगा। अगर उस टाइम पीरियड के दौरान नुकसान आ गया तो फिर हम इसको चेंज करके देंगे। हम रिटर्न कभी भी नहीं कहते, हम उसमें भी चेंज का वर्ड यूज करते हैं। साइड पर लिख देता हूं, वारंटी में हम लोग चेंज की बात करते हैं, रिटर्न की बात नहीं करते। इसके बदले हमसे दूसरा पीस ले जाना, दूसरा प्रोडक्ट ले जाना। अब आपको पता है कि IS-37 ये कहता है कि वारंटी के केस में वारंटी की प्रोविजंस को रिकॉर्ड करना है। वारंटी प्रोविजन बाकायदा काउंट होती है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई 5% 10% का मार्जिन रख लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के हमारा जो पास्ट है वो कैसा गुजरा है, हिस्टोरिक डाटा की बेस पे। और उसके मुताबिक फिर स्टॉक को एडजस्ट कर लेते हैं कि यार इतना स्टॉक अभी हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये वारंटी शुदा है, बाकी को हम अपनी स्टॉक का पार्ट बना लेते हैं। तो जैन ये इस तरीके से इसकी मूवमेंट होती है। बात समझ आई? वो जो 5-10% है उसको हम काउंट नहीं करते, बाकी को काउंट करते हैं। ये 5-10% कैसे आता है? ये आता है हिस्टोरिक डाटा के ऊपर। ओके, चलो ये बताइए, एक पार्टी को मैंने सामान भेजा हुआ है और वो सामान अभी रास्ते में है, क्या उस पर मेरा हक है या मेरा हक नहीं है? एक पार्टी को सामान भेजा है, सामान अभी उस तक पहुंचा नहीं है, वो रास्ते में है। इसे हम कहते हैं कंसाइनमेंट। माल ट्रेन से जाना है, मैं सेल बुक कर चुका हूं, उसको मैंने माल लगवा दिया, माल रास्ते में है, क्या मैं उसको अपने स्टॉक का पार्ट बनाऊंगा? नॉर्मली मैं उसको स्टॉक का पार्ट नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि मेरे तरफ से रिस्क एंड रिवॉर्ड्स दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो चुके हैं, मैंने अपनी तरफ से सेल एंटर कर दी है।
मैंने अपनी तरफ से सेल एंटर कर दी है। अब अगर रास्ते में उस प्रोडक्ट का कोई नुकसान हो जाए तो वो पार्टी जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जिस व्हीकल से उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ वो मेरी अपनी जाती व्हीकल नहीं है, मेरी अपनी जाती व्हीकल नहीं है। हाँ, अगर मेरा ही बंदा लेकर जा रहा हो और फिर रास्ते में कोई नुकसान हो जाए तो फिर मेरी लाइबिलिटी आ जाएगी, फिर मेरी लाइबिलिटी आ जाएगी। आप अक्सर देखते हैं कि डिफरेंट कंपनीज के जो कुरियर होता है वो उनका अपना नहीं होता, या लेपर्ड वाले होते हैं या टीसीएस वाले होते हैं या पाकिस्तान पोस्ट होता है। वो इसीलिए होता है कि जब हमने अपनी तरफ से प्रोडक्ट को पैक करके रवाना कर दिया तो हमने आपको सेल कर दिया। अब आप जाने और आपका प्रोडक्ट जाने। मैं दुकान पे जाता हूँ, दुकान वाले से कहता हूँ मुझे अंडे चाहिए, उसने मुझे शॉपर में अंडे डाल के दे दिए। अब मैंने शॉपर पकड़ा, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मैं गिरा, अंडे टूट गए। क्या मैं दुकान वाले के पास वापस जाके कहूंगा कि भाई मुझे ये अंडे वापस चाहिए? क्या वो मुझे अंडे वापस देगा? नहीं देगा। ऑपोजिट, मैं दुकान वाले के पास गया, मैंने कहा यार ये 12 अंडे मुझे चाहिए, ये मेरे घर भिजवा देना। उसने कहा सर आप जाएं, मेरा लड़का आपके घर लेके पहुंच जाएगा। उसका लड़का दुकान से निकलता है, उसको चोट लगती है, अंडे टूट जाते हैं। क्या वो टूटे हुए अंडे लेके मेरे पास आएगा? नहीं। वो दुकान पे वापस जाएगा, वो दुकान पे वापस जाएगा, पहले तो वो मालिक से डांट खाएगा और फिर वो नए अंडे हम तक लेकर आएगा। तो कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर ये देखना जरूरी है कि डिलीवर कौन कर रहा है, डिलीवरी मैकेनिज्म हमारी है या उनकी है, तो उसके मुताबिक ये फैसला होगा। ये बात समझ आती है? तो जो चीज मैं निकाल चुका हूं, मेरे वेयर हाउस से निकल चुकी है, इस पे मेरा राइट नहीं है, इस पे मेरा राइट नहीं है। तो कंप्लीटनेस के साथ हम लोगों ने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को इकट्ठा डिस्कस कर लिया। यहां तक कोई मसला? सर अगर फोर्थ केस में एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी हो, देखें क्या होता है। मैं एक कंपनी हूं, मैं एक कंपनी हूं और इसको मिसाल सा समझते हैं। सवाल अच्छा है, यहां बना देते हैं। भाई मैं एक कंपनी हूं और मेरे पास यूनिट एक्स के 100 कार्टन पड़े हैं, वेयर हाउस में 100 कार्टन। मैंने ये यूनिट एक्स और भी मंगवाया हुआ है और सप्लायर मुझे ये भेज रहा है बाय एयर, सप्लायर मुझे भेज रहा है बाय एयर, और मजीद इसके 50 कार्टन आ रहे हैं मेरे पास। चलिए मुझे बताइए कहानी के उस तरफ जाके, सप्लायर ने 50 कार्टन रवाना कर दिए, अभी रास्ते में है, क्या मैं इसको अपने स्टॉक में ऐड करूंगा? अब वो मेरा स्टॉक काउंट होंगे ना? भाई मेरा सामान अगर आ रहा है तो वो मेरा सामान ही है, मेरा सामान अगर आ रहा है वो मेरा सामान ही है। मैंने अपने फाइनेंशियल्स में दिखाया होगा 150 कार्टन। ऑडिटर ने पूछा यार ये 150 कार्टन है, चले हमें जरा चेक करवाएं। आपने बताया सर ये जो कार्टन है ना 150, इसमें से 100 तो हमारे पास फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, कंप्लीट भी हैं, मगर ये 50 अभी रास्ते में है। मैं कहूंगा अच्छा रास्ते में है, तो क्या मैं उड़ के उस जहाज में पहुंच के वो 50 कार्टन वेरीफाई कर सकता हूँ? या ऑडिटर के पास कोई फ्लाइंग पावर्स होती हैं? नहीं। तो एग्जिस्टेंस वेरीफाई करने के लिए क्या सिर्फ एक ही तरीका होता है कि मैं फिजिकल जाके देख लूं, या कोई और तरीका भी होता है?
डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर लेंगे। जब आपके नाम पे एक चीज है तो उसके डॉक्यूमेंट्स मुझे एक एविडेंस दे रहे होंगे कि भाई ये मेरा है, मेरा इस पे राइट है, मेरा इस पे राइट है। मजीद क्या क्या कर सकते हैं, आप उस सप्लायर को कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट प्लस सप्लायर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर सकते हैं। सप्लायर से एक्सटर्नली कंफर्म कर सकते हैं कि सर वो जो सामान आ रहा है वो आपने इसी पार्टी को भेजा है, इसी बंदे को भेजा है, इसी दिन भेजा था। तो अगर आपका स्टॉक दुकान पे पड़ा हुआ है तो आप वहां पे जाके पता कर सकते हैं, कॉल में पता कर सकते हैं। थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ है तो थर्ड पार्टी के वेयर हाउस को विजिट करके वहां पे चेक कर लें। थर्ड पार्टी का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है तो थर्ड पार्टी को कॉल करके कंफर्म कर लें। और कंसाइनमेंट बेस वाली बात मैंने आपको बता दी, तो मोइस ये बात क्लियर हो गई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे बताइए कौन सा इस्तेमाल होता है इन्वेंट्री के लिए? विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड? IS2 ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की है वो क्या है? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है पूरे स्टैंडर्ड में, नंबर 1 कॉस्ट की मेजरमेंट। किसको कॉस्ट का पार्ट बनाना है, किसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। फिर NRV वाली कहानी कि लोअर ऑफ कॉस्ट होना चाहिए या NRV होना चाहिए, और उस लोअर ऑफ कॉस्ट के अंदर भी मुझे पता होनी चाहिए कि जो कॉस्ट मैंने निकाली है वो कॉस्ट सही है या नहीं। क्या मैंने कोई ऐसा खर्चा तो नहीं ऐड कर दिया जो कि कॉस्ट का पार्ट मैंने गलती से बना दिया हो, असल में वो कॉस्ट का पार्ट ना हो। तो लोअर ऑफ कॉस्ट NRV के अंदर भी मुझे कॉस्टिंग तो देखनी ही देखनी है। फिर NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसकी वर्किंग, इसकी कैलकुलेशन ये कैसे होगी, कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, और उनका भी वो खुद कर रहे हैं या एक्सपर्ट को बुलाया, तो हम भी अपनी तरफ से एक्सपर्ट को बुला के वो NRV टेस्टिंग करवा सकते हैं। फिर वो लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं स्टॉक काउंट के लिए, मुझे बताइए कौन से मेथड्स होते हैं स्टॉक काउंट के? चले आसान कर देता हूँ। IS2 कौन से दो मेथड्स की बात करता है जिसके मुताबिक आप स्टॉक को, यस, 5 और F, 5 को F को। तो ये जो 5 को और F को के जो कार्ड बनते हैं, कभी कार्ड बनाए हैं आपने इस तरह, सेल, परचेज, क्लोजिंग बैलेंस, याद है? तो अगर मुझे कहा जाए कि आपने इसकी वैल्यूएशन देखनी है या एक्यूरेसी देखनी है, तो क्या मैं इस कार्ड को रिकाउंट कर, सॉरी, इस कार्ड को रिकैलकुलेट करके देख सकता हूं? अच्छा ये बताइए कि जो इन्वेंट्री है ये क्या सिर्फ फिनिश गुड्स ही होते हैं? क्या इन्वेंट्री सिर्फ फिनिश गुड्स ही होती है? अगर मैं इन्वेंट्री को डिफाइन करूं तो इन्वेंट्री में ना तीन चीजें आती हैं। रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस आता है, और क्या आता है? और क्या आता है? फिनिश गुड आता है। चलिए मेरा अगला सवाल, क्या हमेशा क्या हमेशा ये तीनों चीजें हर कंपनी के लिए आती हैं या किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए तीनों तरह के
इन्वेंट्री को कंसिडर किया जाता है? क्या हर बिजनेस में ये इन्वेंट्री इसी तरह मेजर की जाती है? नहीं। अगर वो कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, उसमें ये तीनों तरह के पाए जाते हैं। और अगर वो रिटेलर हो, होलसेलर हो, तो सिर्फ फिनिश गुड को ही कंसिडर किया जाता है। आईकैप ने एक दफा बड़ा मजे का सवाल दिया था, जो कि अभी तक सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का सबसे ज्यादा मार्क्स का सवाल है, गालिबन 16 नंबर का सवाल था। उसने कहा था एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, बताइए क्या क्या सब्सटेंटिव लगाएंगे उसकी इन्वेंट्री को चेक करने के लिए। तो वहां पे रॉ मटेरियल के अंदर अलग बातें लिखनी थी, वर्क इन प्रोग्रेस में अलग लिखनी थी, और इसमें अलग लिखनी थी, यानी कि 3 डिफरेंट हेडिंग्स बना के इसके भी 5 एलिमेंट्स वेरीफाई करने थे, इसके भी 5 और इसके भी 5। तो ये काफी मजे का सवाल है जो कि आईकैप ने एक दफा टेस्ट किया था बच्चों से। इसी तरह मुझे बताइए ये करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है? तो क्लासिफिकेशन इज, ये सही से आ रहा है, और डिस्क्लोजर्स। बात समझ आई? इसकी तस्वीर लेके ग्रुप में शेयर कर दें और फिर मैं आपको किताब से दिखाता हूँ। गेम समझ आ गई है? तस्वीर लेके शेयर कर दें। जी होगी शेयर। किताब पे आऊं? अब आपने इसको मेरे साथ स्किम करते जाना। एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी है, लिस्ट टू फ्लोर वाली बात। कंप्लीटनेस वेरीफाई करनी है, फ्लो टू लिस्ट वाली बात। और वो बात जो कि हमने की कंसाइनमेंट बेसिस वाली, गुड सेंट ऑन रिटर्न बेसिस वाली। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन। कॉस्ट मॉडल, अगर तो कॉस्ट मॉडल है तो कंफर्म कर लें, रॉ मटेरियल के केस में कंफर्म कर लें कि जो मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है वो उसी कॉस्ट पे आया है, कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वही प्राइस है जो कि आपको सप्लायर ने दी है। सप्लायर की इनवॉइस के साथ आप उसकी कॉस्ट प्राइस को चेक कर सकते हैं। फिर अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा कि वर्क इन प्रोग्रेस जब एक चीज होती है तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है उसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट भी आती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आती है। तो मटेरियल कितना यूज हुआ, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी लगी, कितने घंटे मशीन ने काम किया, क्या ओवरहेड्स लगे हैं, ये सारी कॉस्टिंग वाली कहानी अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे एज इट इज लिख सकते हैं। कितना कंप्लीट हो गया है, कितना रह गया, कितना वेरिएंस आ रहा है, उसकी कैलकुलेशन को रिकाउंट करके उसकी एक्यूरेसी को चेक किया जा सकता है। जनाब एनआरबी टेस्टिंग के अंदर कौन एनआरबी निकाल रहा है, एनआरबी निकालने के तरीके क्या क्या हैं, कौन कौन सी जजमेंट्स यूज की जा रही हैं। तो एनआरबी की कहानी ये भी वही है जो कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करके देख लो कि भाई थर्ड पार्टी की तरफ मेरा स्टॉक तो नहीं पड़ा हुआ, या उनका स्टॉक मेरे पास तो नहीं पड़ा हुआ, क्या उसको सेपरेट किया है इन्होंने, क्या थर्ड पार्टी वाला स्टॉक सेपरेट कर दिया है या नहीं किया। जो अप्रूवल बेसिस पे थे, सेल और रिटर्न बेसिस पे थे,
उसकी एलोकेशन अलग से कर दी है या नहीं कर दी? इन्वेंट्री अलग से, रॉ मटेरियल कितना है, WIP कितना है, फिनिश गुड कितना है, अलग अलग तरीके से बता दिया? क्या स्केजुअल जो डिस्क्लोजर्स हैं वो दे दी हैं या नहीं दिए? अगेन मेरा वो वाला कॉमन सवाल, क्या हमने इन्वेंट्री को याद किया? हमने सिर्फ IS2 खोला और उसकी बातों को रिवाइज किया तो हमारे सब्सटेंटिव सारे के सारे ऑटोमेटिकली बन गए। हमने जो दो बातें बीच में ऐड की थी वो थी लिस्ट टू फ्लोर और फ्लोर टू लिस्ट। अब आपको वो भी समझ आ गया। अच्छा, लिस्ट टू फ्लोर और फ्लोर टू लिस्ट आप PPE में भी यूज कर सकते हैं। आप जब IS16 में जाके देखते हैं ना कि कितनी प्लांट एंड मशीनरी है, कितनी बिल्डिंग्स हैं, तो वहां पे भी आप ये जार्गन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई? इन्वेंट्री क्लियर हो गई? तो अगेन याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है और अपने से सब्सटेंटिव बनाने हैं। अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि भाई आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस ऑल डे। या अभी भी किसी को कोई मसला है तो बताएं। स्टिल किसी बच्चे को सब्सटेंटिव बनाने में कोई मसला आ रहा है तो डिस्कस करें। पता ये जरूरी है, एक दफा की मेहनत कर लें ताकि बार बार आपको वही मेहनत याद करने में या क्रैम करने में ना करनी पड़े। तो मुझे बताइए, किसी बच्चे को कोई मसला अगर सब्सटेंटिव के अंदर आ रहा है तो डिस्कस कर ले। सर माइंड में तो बन जाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक सैंपल मिल जाता कि लिखना कैसी है, तो सर हम पिछले कुछ 4 दिनों से सैंपल ही तो बना रहे हैं। हमने कैश के भी बनाए, हमने बैंक के भी बनाए। मैंने आपसे कहा था कि इसको खुद से बनाएं और किताब से कंपेयर करें। अभी जैसे कि हमने व्हाइट बोर्ड के ऊपर बना लिए, बनाने के बाद हमने किताब से कंपेयर किए तो हमारे 80-90% तक मैच कर गए थे। हमारे 80 to 90% तक मैच कर गए थे। ये हर बच्चे का अपना अपना लिखने का तरीका होता है, उसकी अपनी अपनी स्किल होती है। इसमें हेडिंग्स के साथ चलना है। विदाउट हेडिंग अगर आप लोग चलेंगे तो चांसेस हैं कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स ना दे। मार्क्स तो वो देगा, अच्छे मार्क्स नहीं देगा। अलबत्ता विदाउट हेडिंग्स हम लोग चल सकते हैं अगर कम नंबर के लिए हो और ऐसा एरिया हो जहां पे चीजें ज्यादा मिक्स हो रही हो, जैसे प्री पेमेंट्स, जैसे डेप्रिसिएशन। अगर तो मेन एरिया नहीं है तो फिर आप उसको विदाउट हेडिंग लेके चल सकते हैं। वो होगा भी 3 नंबर 4 नंबर के लिए। तो मोइस करना ऐसे है कि एक दफा लिखें, उसको कंपेयर करें किताब के साथ, इवन अपने दोस्त से कहें व्हाट्सएप ग्रुप में कि भाई मैंने ये लिखे हैं, बताओ तुमने क्या लिखे हैं। आपस में क्रॉस मैच करें और देखें कौन सा पॉइंट आपको ज्यादा फैसिनेट कर रहा है। हो सकता है आपके माइंड में वो बात ना आई हो, किसी दोस्त के माइंड में वो बात आ गई हो और आपको लगता है कि हाँ मैंने ये पॉइंट लॉजिकल था, मैंने मिस कर दिया, तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर दें। और जब आप रिवाइज करें तो वो पॉइंट अलग से हाईलाइट हुआ हो, लाल रंग से किया हो, और आप उसको याद कर लें। तो मैं अगर आपसे कहूं कि यार इसको क्रैम करना है तो वो ना इंसाफी है। मैं नहीं चाहता कि आप उसको क्रैम करें, मगर स्टिल अगर आपको बहुत शौक हो रहा है किसी को क्रैम करने का, तो मैं इस वीक के एंड पे यानी कि हफ्ते वाले दिन एक डॉक्यूमेंट दूंगा। बल्कि किताब में वो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, एक जगह में छुपा हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर कुछ भी समझ ना आ रही हो तो वो डॉक्यूमेंट याद कर लीजिए। वो एक पेजर है, बट वो बिल्कुल आखिरी स्टेज है। जब आप बिल्कुल ही ब्लैंक हुए हो तो वो काम कर सकते हैं। अदरवाइज आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसको लॉजिकली सीखें, ताकि आई कैप अगर कोई भी एरिया दे दे
तो आप एग्जाम में बैठ के परेशान ना हो रहे हो कि यार ये तो हमें सर ने कराया नहीं था। जैसे मैंने इस दफा टेस्ट में भी एक एरिया दिया हुआ है रिसीवेबल का, अभी तक हमने वो नहीं किया, हमारे सिलेबस में है, हम करेंगे, बट मैं चाहता हूं कि आप उसको अलग से खुद से बना के देखें। तो मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ, आपकी राइटिंग पे भरोसा कर रहा हूँ, आपकी स्किल पे भरोसा कर रहा हूँ। अभी जो आप लोगों ने टेस्ट दिया है ना या जो देंगे, उससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि आप लोग कितना मेरी बात को अंडरस्टैंड करके बैठे हुए। ठीक, किताब से कंपेयर करें, दोस्त के बनाए हुए एरिया से कंपेयर करें, और अपने नोट्स बना लें ताकि रिवाइज करते हुए आपको मुश्किल ना आए। एक दफा रिवाइज करना है इनफ, इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि आईकैब एक तो पूछता भी कम है, स्पेसिफिक एरिया की टेस्टिंग सबसे कम हुई आज तक, और इसके साथ साथ जो टाइम हमने यहाँ से सेव करना है ना, वो हमने रिपोर्ट्स की प्रैक्टिस में लगाना है, कोड ऑफ एथिक्स की प्रैक्टिस में लगाना। तो ये लॉजिकल इसको रखें, रटे बजाएंगे तो बहुत ज्यादा अपने लिए काम खड़ा कर लेंगे। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट, स्टिल कोई मसला? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये एरिया बहुत मुश्किल है, इस पे हम 2 महीने लगाएंगे, इस पे हम 40 दिन लगाएंगे, तो वो ना इंसाफी है उन एरियाज के साथ जो कि इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको मछली पकड़ना सिखा दी है, अब मछलियां आप लोगों ने पकड़नी है। क्या हमें पता होना चाहिए? उस एरिया के बारे में कॉमन नॉलेज प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस कुछ कॉमन बातें, वो जो 7 प्रोसीजर्स थे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, वो सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए। मैं ये इंस्पेक्ट करूंगा, मैं मिनट्स देख लूंगा, मैं जाकर देख लूंगा, ये सारी कहानियां कॉमन है। तो इसको हमने तैयार ऐसे ही करना है, इसको उतनी ड्यू केयर देनी है जितनी ये डिजर्व करती चीज। चलो जी, हम लोगों ने इन्वेंट्री को तो कवर कर लिया। इन्वेंट्री के साथ एक स्टैंडर्ड छुपा हुआ है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट 501। मुझे बताइए, इस इन्वेंट्री काउंट का जिक्र आज से पहले हमने कहां पे किया था, किस एरिया में किया था? आज से पहले ऑडिट रिपोर्ट में स्कोप लिमिटेशन में ये देखा था कि अगर वो हमें स्टॉक काउंट करने के लिए ना भेजें तो दिस विल बी आवर स्कोप लिमिटेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं 501 क्या बातें करता है। छोटा सा स्टैंडर्ड है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना। स्टैंडर्ड ये कहता है कि मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे लिए अरेंज करवाए फिजिकल काउंट, यानी कि फिजिकल काउंटिंग करना और फिजिकल काउंटिंग की अरेंजमेंट हमारे लिए करवाना जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा, आपके अगर कोई दोस्त वगैरह फर्म्स में है या आप अगर फर्म्स में हो तो आपको पता होगा, एक कॉमन मिस अजम्पशन पाई जाती है लोगों में, एक मिस कॉन्सेप्ट होता है कि ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट करता है। यही होता है ना कि ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट करता है, असल में ऐसा नहीं होता। इन्वेंट्री काउंट मैनेजमेंट के लोग कर रहे होते हैं, हम सिर्फ वहां पे खड़े होके उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इन्वेंट्री काउंटिंग जाके ऑडिटर एक एक चीज उठा के चेक नहीं करता, वो पूरे प्रोसेस को सिर्फ ऑब्जर्व करता है
और असल इन्वेंट्री काउंट कौन कर रही होती है? कंपनी की टीम, मैनेजमेंट की टीम। उन्होंने हमारे लिए अरेंजमेंट्स करवाने होते हैं कि सर हम आपको इस टाइम पे इस वेयर हाउस में लेके जाएंगे, इस टाइम पे इस वेयर हाउस में लेके जाएंगे, ताकि आप हमारे स्टॉक को वेरीफाई कर सके। तो ऑडिटर ने जाके क्या करने हैं, अपने प्रोसीजर्स लगाने हैं, उसने ऑब्जर्व करना है, उसने काउंट नहीं करना। रीकाउंट कर सकता है टेस्ट बेसिस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कंपनी वालों ने कहा सर इस शेल्फ के अंदर 50 टूथपेस्ट पड़ी हुई है। ऑडिटर को शक हुआ, उसने कहा अच्छा मैं रीकाउंट करके देखूंगा। उसने शेल्फ को रीकाउंट किया, 50 थी, उसने टिक लगा दिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि अब वो जाके हर शेल्फ के ऊपर टूथपेस्ट काउंट करेगा, नहीं। उसने ऑब्जर्व करना है, ये देखना है कि क्या कंपनी के लोग सही से स्टॉक काउंट कर रहे हैं या नहीं। उसने ये एविडेंस हासिल करना है और उसकी बेस पे अपनी कंक्लूजन ड्रॉ करनी है। और अगर उसको इस काम से रोका जा रहा है तो फिर दैट विल बिकम अ स्कोप लिमिटेशन, दैट विल बिकम अ स्कोप लिमिटेशन। अब जरा मुझे सोच के बताइए, इन्वेंट्री काउंट करने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या फायदे आपको नजर आ रहे हैं? स्टॉक काउंट क्यों किया जाता है? जी बिल्कुल, कंडीशंस असेस करने में हमें हेल्प मिलती है और हमें ये पता चलता है कि जो आपका स्टॉक है वो सही है, खराब तो नहीं हो गया, फ्रेश माल है। ये आइडिया हो जाता है कि मैनेजमेंट झूठ तो नहीं बोल रही, क्या मैनेजमेंट ने जो क्वांटिटीज लिखी है फाइनेंशियल्स के अंदर वो गलत तो नहीं है, और स्टॉक टेक से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्या रीजन होती है जिसकी वजह से स्टॉक टेक करना जरूरी है। अब ये लॉजिकल सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए। इन्वेंट्री चोरी तो नहीं हो रही, ठीक है। थर्ड पार्टी की कितनी इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है, मेरी इन्वेंट्री कितनी थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई, मैं वो भी चीज चेक कर सकता हूँ। वेरी गुड। कंट्रोल्स का आइडिया हो जाता है कि कंपनी के कंट्रोल्स कितने स्ट्रांग है। जितने अच्छे कंट्रोल्स होंगे उतने अच्छे तरीके से इन्वेंट्री मेंटेन्ड पड़ी होगी। फिजिकल कंडीशन चेक हो सकती है, गुड। और देखिए, ऑडिट करने के दो तरीके हैं, एक लॉजिक चलना, एक क्रैमिंग करना। मैं क्रैबिंग से दूर रख रहा हूं आपको। एक्सपायर तो नहीं हो गई, ठीक है, और वेरी गुड, शाबाश, बताते जाए। कंपनी के बनाए हुए अकाउंट्स को या लेजर्स को कंपेयर करना या रिकंसाइल करना खुद से देख के, बड़ी बड़ी ही प्यारी बात। ये जो आप लोग डायरेक्ट मैसेज करते हैं ना, इसको टू एवरीवन किया करें ताकि सबको नजर आ रहे हो। और कोई चीज अगर आपके माइंड में आ रही तो मुझे बताइए। और कोई बात अगर आपके माइंड में आ रही हो। ठीक है, अब जरा देखते हैं किताब क्या कहती है। किताब ने भी वही बातें की हैं जो कि आपने की हैं, कोई नई बात किताब ने नहीं की। फिजिकल काउंट्स इजी होते हैं। इन्वेंट्री जहां जहां पे जिस जिस फिजिकल लोकेशन पे पड़ी हुई है हमें पता चल जाता है। एक्चुअल उसकी एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो जाती है, रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी वेरीफाई हो जाती है।
अगर वो लोग सही से क्वांटिटी मेंटेन नहीं कर रहे तो हमें पता चल जाता है कि असल क्वांटिटी है क्या स्टॉक काउंट करने के बाद। जो डिस्क्रिपेंसी आती है जब आप चीजों को रिकंसाइल करते हैं तो वो आपके सामने आ जाती है कि कितना सामान चोरी हुआ, क्या थेफ्ट है, क्या लॉस है, वो सब कुछ। और आप उसकी फिजिकल कंडीशन को भी मेक श्योर कर सकते हैं। अब अगर सवाल आपको आए, एक ऑडिटर जिद कर रहा है कि मुझे स्टॉक टेक करने जाना है, बताइए क्या रीजंस हो सकती हैं, तो क्या ये चीज याद करने वाली है? याद करने वाली चीज नहीं है, ये कॉमन सेंस है। अगर आप लोग रट्टे के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो लगा लें, बट मेरी कोशिश ये होती है कि उन एरियाज पे क्रैमिंग ना करवाई जाए जिन पे जरूरत ना हो। तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी साथ साथ किया करें। अच्छा जी, अब क्या होता है, ऑडिटर जब स्टॉक टेक करने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो जाके इंस्ट्रक्शंस देता है मैनेजमेंट को कि भाई तुमने ये स्टॉक टेक ऐसे करवाना है। सबसे सबसे पहले मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर ये तय किया जाता है कि स्टॉक टेक इन इन तरीकों से होगा। इंस्ट्रक्शंस वो मैनेजमेंट को दे देता है और वो फिर ये चेक करता है, इवेल्युएट करता है कि क्या मैनेजमेंट को वो इंस्ट्रक्शंस तमाम समझ आ गई हैं और उन्होंने नीचे अपने वर्कर्स को बता दिया है या नहीं। और वो खुद खड़ा होके इन्वेंट्री काउंटिंग को इंस्पेक्ट करता है, ऑब्जर्व करता है। वो चाहे तो सैंपल बेस के ऊपर टेस्ट काउंट कर सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उसको लग रहा है कि ये जो वाला जो बंदा है ना ये गलत काउंट कर रहा है, तो वो खुद जाके उस एरिया को देख सकता है ताकि उस बंदे को लगे कि हाँ उस पर नजर रखी जा रही है, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम है ना, डंडे पे चलती है। जब तक आपको नहीं पता होगा कि बॉस आपका आपको देख रहा है, आप सही से काम नहीं करते। आपको अलग कर दिया जाए बॉस से तो आप लैपटॉप में ऑल टैप करके कोई ना कोई फिल्म लगा के बैठ जाते हैं। तो ऑडिटर कि ये कुछ काम होते हैं, उसने अगेन खुद कुछ नहीं करना, इंस्ट्रक्शंस देनी है, ऑब्जर्व करना है, टेस्ट काउंट करना है, और जो खराब इन्वेंट्री है वो इंस्पेक्ट कर सकता है। जब स्टॉक काउंट हो जाए फिर क्या करना है, आपने उनसे फाइनल इन्वेंट्री शीट्स ले लेनी है। यानी कि जिन शीट्स पे उन्होंने इन्वेंट्री काउंट की है ना वो आपने ले लेनी है उनसे। देखना है कि वो न्यूमेरिकल सीक्वेंस में है या नहीं, यानी कि पेज 1 2 3 4 5 जितने भी पेजेस हैं वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए। जो जो उस शीट के ऊपर कैलकुलेशंस की गई हैं उनको आप अर्थमेटिकल चेक लगा सकते हैं, यानी कि रिकाउंट कर सकते हैं। जो जो डिफरेंस आ रहा है क्या उन्होंने डिफरेंस अप्रोप्रिएट कॉलम में लिखा है या नहीं लिखा। जो थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री थी क्या गलती से हमारे पास हमारी शीट्स में रिकॉर्ड तो नहीं हो गई, ये एक दफा रीचेक कर लेना उसने। और जो हमारी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई है वो हमारी शीट में आ रही है या नहीं आ रही, ये चेक कर लेना। तो ये दो बातें तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। फिर ये जो आखिरी लाइन लिखी हुई है ना कट ऑफ वाली, अभी आप इसको फॉर द टाइम बिंग इग्नोर कर दें। ये हम आपको कल या परसों बता रहे होंगे कि कट ऑफ क्या होते हैं, कल ये बता दूंगा मैं आपको कि कट ऑफ किसे कहते हैं। तो ये सारे काम उसने करने हैं 501 के अंदर, ये इतना ही है 501। दिस इज 501। पहले ये बताता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है उनकी है, फिर रीजंस ऑडिटर क्यों जाता है, और काउंट करने के बाद क्या क्या उसने काम करने होते हैं। तो ये इतना है। फिर एक छोटी सी डिस्कशन आती है इन्वेंट्री काउंट में क्या क्या वीकनेस हो सकती हैं और उस वीकनेस के क्या क्या रिस्क हमारे सामने आ सकते हैं। तो ये एक डिस्कशन है, इसको देखते हैं और फिर लेक्चर को एंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जी जैन बड़ा प्यारा सवाल है कि अगर वो स्टॉक काउंट के बाद अपॉइंट हुआ है तो क्या करना है। अगर स्टॉक काउंट के बाद हुआ है तो डेफिनेटली अब स्टॉक काउंट तो नहीं हो सकता, तो वो ऑल्टरनेट एविडेंस लेगा। और वो ऑल्टरनेट एविडेंस क्या होता है, रिकंसिलिएशन। भाई मैनेजमेंट ने स्टॉक काउंट तो किया होगा ना, वो पकड़ेगा, लेजर पकड़ेगा,
ड्यूरिंग द ईयर सेल देखेगा, परचेजेस देखेगा। आपको याद हो छोटे होते आपको एक सवाल आता था जिसमें ऑडिटर 10 दिन के बाद अपॉइंट होता था नॉर्मली, और कहा जाता था कि 10 दिन के बाद वो आया है और स्टॉक की वैल्यू ये है, बताइए ईयर एंड में स्टॉक की वैल्यू क्या होगी। तो हम सेल्स को ऐड करते थे, परचेजेस को लेस करते थे, परचेज रिटर्न को ऐड करते थे, सेल रिटर्न को लेस करते थे। याद है जब IS2 के सवाल आप छोटे होते इंट्रो में या FR1 में करते थे, तो वो ही ऑल्टरनेट एविडेंस है। अच्छा भाई, कंट्रोल ये है कि जब आप शीट्स बना रहे हो तो आपने शीट्स के ऊपर नंबर डाल देने हैं, ये कंट्रोल है। कंट्रोल वीकनेस क्या है कि आप उन शीट्स के ऊपर नंबर ना डालें, तो इसकी वजह से रिस्क क्या होगा, हो सकता है कि आप उन शीट्स को या डबल काउंट कर लें या सिरे से इग्नोर कर दें, या डबल काउंट कर लें या सिरे से इग्नोर कर दें। कंट्रोल ये है कंट्रोल ये है कि आपने उस कलम से लिखना है जो कि खराब ना हो, जिसको मिटाया ना जा सके। वीकनेस ये है कि आप पेंसिल से स्टॉक टेक कर रहे हो, तो रिस्क क्या है, आसानी से मिटाई जा सकती है और मिटाने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि किसने मिटाई, कब मिटाई, कोई ट्रेसेस भी नहीं मिलते। कंट्रोल क्या है कि स्टोर स्टाफ को इन्वेंट्री काउंटिंग में ना बुलाया जाए, क्योंकि वो उनके बंदे होते हैं और वो चीजों को खराब कर सकते हैं। वीकनेस क्या है कि हम उन्हीं के बंदों से करवा लें, तो इसके रिस्क क्या बनेगा कि वो कुछ स्टॉक को हाइड कर देंगे, कुछ खराब स्टॉक को फ्रेश बना के हमारे सामने रख देंगे, क्योंकि एक बंदे को पता है कि उसके वेयर हाउस में कौन कौन सा सामान कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो तो वैसे उसका मास्टर होता है, तो वो मैन्युपुलेशन अच्छे से कर सकता है। कंट्रोल ये है कि जिस जिस इन्वेंट्री को हम लोग देखते जाएं उसको मार्क करते जाएं, उस पर कोई ना कोई निशान डालते जाएं ताकि हम उसको दोबारा से काउंट ना कर लें। वीकनेस क्या है, मार्क ही नहीं लगाया, तो या तो वो आइटम डबल काउंट में चली जाएगी या वो मिस हो जाएगी। कंट्रोल क्या है कि जो बंदा शीट्स बना रहा है वो अपने साइन करे ताकि कल को वो अकाउंटेबल कंसिडर किया जाए। वीकनेस क्या है, बंदा साइन ही ना करे, तो रिस्क क्या होगा कि कल को अगर उस शीट में कोई ना कोई मसला हमारे सामने आ जाए तो हम किसी बंदे को नहीं पकड़ सकते। भाई कंट्रोल ये है कि आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है काउंटिंग टीम को। वीकनेस क्या है, या तो इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, सिरे से नहीं दी, या दी है मगर कम है, तो रिस्क क्या बनेगा, मिस्टेक्स हो सकती हैं, डबल काउंटिंग हो सकती है, आइटम्स मिस हो सकती हैं। तो ये एरिया 501 के अंदर इंपॉर्टेंट है। आई कैन से कि दिस इज द एरिया जहां से आई कैप मैक्सिमम सवाल निकालता है। वो आपको एक सिनेरियो देगा 5 मार्क्स के लिए और कहेगा जनाब आइडेंटिफाई करें इसमें क्या क्या रिस्क छुपे हुए हैं, या आइडेंटिफाई करें इसमें क्या क्या वीकनेस हो रही है, कौन कौन से कंट्रोल्स को ब्रीच किया जा रहा है। तो कंट्रोल्स आपके सामने है। कंट्रोल्स क्या है, शीट्स पर नंबर लगाना है, शीट्स के ऊपर ऑलरेडी इन्वेंट्री नहीं लिखनी, पेंसिल से नहीं बनाना, उनके लोगों को इस्तेमाल नहीं करना, इन्वेंट्री साथ साथ मार्क करते जानी है, शीट के एंड पे साइन लेने हैं और क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है। ये कंट्रोल्स है। वीकनेस क्या है, जब आप इन कंट्रोल्स को सही से अप्लाई नहीं करते, और उन वीकनेस की वजह से जो रिस्क आते हैं वो आपके सामने मौजूद है। तो जब आप लोग 500 वेक को तैयार कर रहे हो तो ये कॉलम आपने अच्छे से तैयार करना है, इस पे ज्यादा जोर देना है। एम आई क्लियर? तो आज के लिए इन्वेंट्री ही है, आपने इन्वेंट्री पे टका के काम करना है और इसके नोट्स बना देने हैं। ठीक, कोई मसला परेशानी अगर हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, आप वहां पे सवाल अपने पोस्ट कर सकते हैं। हम मिलते हैं कल कुछ नए एरियाज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वो जो पास्ट पेपर्स का PDF है, नहीं वो अवेलेबल PDF फॉर्म में नहीं है, उसके लिए माजरत अभी नहीं है।
शायद आ जाए, बट करंटली इट डजंट सीम टू बी पॉसिबल। छोटी सी कॉस्ट है, 200-250 रुपए की कॉस्ट, अगर आप परचेज कर लें तो आपका एसेट बन जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।